नमस्कार, मैं संदीप पांडे। आज हम नया टॉपिक लेकर आ रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या? तो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, टू फाइंड आउट इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश वी प्रिपेयर स्टेटमेंट दैट इज कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर आप देखिए, बच्चे डर जाते हैं, बहुत टिपिकल टॉपिक है, बहुत लेंदी है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ट्रिक्स याद कर लें तो 2 to 3 मिनट्स में आपको सारे फॉर्मूले इसके याद हो जाएंगे, सारा फॉर्मेट आपको लर्न हो जाएगा और आप अच्छे नंबर मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 एक्टिविटी होती है। पहला होता है ऑपरेटिंग ड्यूटी, दूसरा होता है इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो 3 एक्टिविटी हो गई, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग ड्यूटी, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग ड्यूटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग ड्यूटी। तीनों एक्टिविटीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे और इसमें मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे, अच्छे मार्क्स। तो पहला, जब आप कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग ड्यूटी जाते हो तो पहला पॉइंट आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में हम क्या क्या चीजें फाइंड आउट करते हैं। तो ये बड़ा आसान है, इसमें मैंने इसको बना रखा, आप वहां देखेंगे। हम जो चीजें फाइंड आउट करते हैं, यहां पर पहला पॉइंट आता है इसको फाइंड आउट करने के लिए, PRT, प्रॉफिट रिजर्व एंड टैक्स। तो प्रॉफिट रिजर्व एंड टैक्स आ गया। तो प्रॉफिट और रिजर्व दोनों में हम करते हैं करेंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। आपको लगेगा कि दोनों सेम है, क्योंकि दोनों का नेचर सेम है, क्योंकि दोनों एक ही जगह से आते हैं। कहां पर से आते हैं? रिजर्व एंड सरप्लस से। आप जब भी क्वेश्चन उठाएंगे तो क्वेश्चन में एक फॉर्मेट होगा रिजर्व एंड सरप्लस। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, तो देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें रिजर्व एंड सरप्लस तो इसी में आता है। इसके नोट्स तो अकाउंट में आएंगे, इसका नोट्स आ गया रिजर्व एंड सरप्लस का। ये है प्रॉफिट और ये क्या है? सरप्लस, जहां पर जनरल रिजर्व आया हमारे पास, सॉरी प्रॉफिट एंड रिजर्व, दोनों चीज आपको मालूम हो गए। तो एक है उसी को ले लेंगे। तो ये चीजें कहां मिलती हैं? रिजर्व एंड सरप्लस में। तो पॉइंट आ गया प्रॉफिट टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व कहां से फाइंड होता है? रिजर्व एंड सरप्लस से। अब अगला पॉइंट आता है प्रोविजन फॉर टैक्स। ये प्रोविजन फॉर टैक्स कहां मिलता है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। तो हमारे जो क्वेश्चन का लास्ट पॉइंट होता है वो होता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। लायबिलिटी का सबसे लास्ट पॉइंट देखिए, इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे लास्ट पॉइंट क्या है? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। उसमें ही प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन है, आपने देख लिया होगा। तो 3 ही चीज आपको देखना है। पहला पॉइंट आता है प्रॉफिट रिजर्व टैक्स, इसको हम बोल सकते हैं PRT, प्रॉफिट रिजर्व एंड टैक्स। तो PRT याद करना, बैलेंस शीट में आपको PRT ही चेक करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए। क्या हो गया? PRT। अब उसमें और क्या जोड़ते हैं? उसमें जोड़ते हैं डिविडेंड्स। देखिए 2 डिविडेंड है, प्रपोज डिविडेंड, इंतरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, कोई भी डिविडेंड है। ये सारी चीजें आपको जो मिलती हैं वो कहां मिलती हैं? एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट क्या होते हैं? जो बैलेंस शीट के नीचे गिवन होती हैं वो एडजस्टमेंट होती हैं। मैं आपको समझा भी दे रहा हूं, जैसे ये हमारा बैलेंस शीट खत्म हो रहा है, एडिशनल इन्फो में जो चीजें दे रखी हैं ये एडजस्टमेंट है हमारे लिए। तो एडजस्टमेंट में हमें देखना होता है क्या मिलेगा? प्रपोज डिविडेंड, इंतरिम। अगर है तो लिखेंगे, नहीं है तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको। तो अगर कोई और डिविडेंड होगा तो वहां दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, उसको एज इट इज लिख देंगे। लेकिन प्रपोज डिविडेंड के 2 वैल्यू गिवन होते हैं, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का। हमें जो लिखना है प्रपोज डिविडेंड में, कौन सा ईयर लिखना है? प्रीवियस ईयर लेना है। तो PRT करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर होता है, लेकिन प्रपोज डिविडेंड में क्या आता है? प्रीवियस ईयर। टैक्स में क्या वैल्यू आती है मैं आपको समझाऊंगा, पहले मैं इसको देखते हैं। प्रपोज, क्योंकि टैक्स में थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। रिफंड ऑफ टैक्स, ये भी एडजस्टमेंट में होता है। अगर है तो यहां माइनस कर देंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, प्लस माइनस में दोनों लिख रखा है। अगर इनकम होगा तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे, प्लस करेंगे, तो उल्टा होता है। प्रॉफिट बढ़ रखा है इसलिए क्या करेंगे? माइनस। लेकिन एक्सपेंस हो रखा है, प्रॉफिट कम हो रखा है इसलिए क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो इनकम को माइनस करेंगे और एक्सपेंस को माइनस करेंगे। कौन से? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अब आप बोलोगे सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है क्या?
तो लॉस बाय फायर आ गया, आग लगना कोई ऑर्डिनरी घटना है नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। भूकंप आ गया, लॉस बाय अर्थक्वेक, लॉस बाय थेफ्ट, ये सब क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इससे हमारा प्रॉफिट कम हो रखा है, क्या करेंगे, प्लस करेंगे। लेकिन अगर इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, कंपनसेशन रिसीव हो रहा है, तो उसे क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। प्रॉफिट हमारा बढ़ रखा है इन चीजों से, तो इसको हम माइनस करेंगे। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस प्लस एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम माइनस। इन सबको करने के बाद जो आता है उसे क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट फॉर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। आपने बोलोगा सर आपने सब पॉइंट तो बता दिया लेकिन प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं समझाया। तो प्रोविजन फॉर टैक्स अगर समझाने के लिए मैं आपको आता हूं, जैसे ये है, यहां पर प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है, नीचे मान लीजिए टैक्स के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखा है, तो हम प्रोविजन फॉर टैक्स में हम लेते हैं करंट ईयर की, इतना ही हमने प्रोविजन बनाया, तो यही प्लस होता है, यही मेड होता है, यही प्लस होगा। तो हम क्या प्लस करेंगे, यहां पर मैंने लिख रखा है प्रोविजन फॉर टैक्स में करंट ईयर आ जाता है, क्योंकि वही टैक्स प्रोविजन मेड होता है। लेकिन अगर आपको एडजस्टमेंट है तो उसका अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब पूछोगे सर एडजस्टमेंट क्या होते हैं, तो मैंने यहां पर उनके कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, आप देखिए यहां पर, ये हम उसका अकाउंट बनाते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स का। प्रोविजन फॉर टैक्स अगर एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट कैसे होता है, जैसे आप लिखा है क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन है प्रोविजन फॉर टैक्स करंट आपका 32 करंट ईयर है, 23 जो है आपका करंट ईयर है, 22 प्रीवियस ईयर है, तो 24 और 32 है, और आपको दे रखा है एडजस्टमेंट की टैक्स पेड कितना दे रखा है 28, कहीं मेड नहीं दे रखा है, तो यहां एडजस्टमेंट आ गया ना। अगर ये लाइन नहीं है तो हम यही लेते 32 लेते करंट ईयर, लेकिन यहां पर एडजस्टमेंट दे रखा तो हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट कैसे बनता है, आपको दे रखा है प्रोविजन फॉर टैक्स लायबिलिटी है, ओपनिंग बैलेंस क्या होगा क्रेडिट, और क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा इस साइड में आएगा। तो यहां पर देखेंगे ओपनिंग बैलेंस कितना है 24, यहां पर 24 रखिए, और यहां कितना लिखेंगे हम, सीडी में 32 लिख देंगे, ये बीडी है ये सीडी है, ठीक है। अब आपको दे रखा है टैक्स पेड दे रखा है, पेड कहां पर आएगा, ये होता है बैंक वाला पेड, पेड कितना है 28, तो मेड आ जाएगा नहीं आएगा आपका, इन दोनों जोड़िए कितना आ गया 60, यहां भी कितना लिखेंगे आप 60, तो 24 में 60 में 24 माइनस करो कितना अमाउंट आ गया, ये 36। ये क्या है प्रोविजन मेड, यही प्लस होता है, ये चीज क्या होता है प्लस, और ये वाला क्या होता है माइनस। आपका आंसर आ गया होगा समझ में कि ये प्लस करते हैं और इसको माइनस करते हैं। पेड दे रखा है तो मेड फाइंड आउट कर लेते हैं, मेड दे रखा है तो पेड फाइंड आउट होता है, बट यहां प्लस क्या होता है मेड। तो आपको ये चीज समझ में आ गई कि टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब इसी में कोई क्वेश्चन और आपको करा दूं प्रोविजन फॉर टैक्स का ही, यहां पर दे रखा है, यहां इस बार मेड आपको गिवन है टैक्स मेड, तो मेड जरूरत है, पेड की भी जरूरत पड़ती है। अब आप क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे तो अभी तो हमें मेड लेना था, तो हम यहां पर प्रोविजन मेड लिख देंगे या टैक्स मेड लिख देंगे, बट हमें अकाउंट फिर भी बनाना पड़ेगा। वो अकाउंट कैसे बनाएंगे हम आपको बताते हैं। हम बनाएंगे यहां पर प्रोविजन फॉर टैक्स, ये आ गया बीडी, ये आ गया सीडी, तो बीडी में कितना अमाउंट आएगा 24, और सीडी में कितना आ गया 31। आपको दो चीजें रखा, मेड एंड पेड। पेड कहां पर आता है आपको मालूम है, टू बैंक पेड है, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या है मेड है। तो दे क्या रखा है आपको, मेड दे रखा, मेड यहां पर आता है, कितना मेड है 35, जोड़िए कितना अमाउंट आया 59,000 आ गया। यहां पे कितना लिखेंगे हम 59,000, तो आपका पेड आ जाएगा, पेड कितना आ गया 28,000। तो अगर आपको एक वैल्यू दे रखी है दूसरी वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है, तो मेड आपको गिवन ही था, पेड का काम आगे आएगा, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम कैश फ्लो पर, क्योंकि हमें सारा कुछ आंसर आ चुका है, हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से हमें फाइंड आउट करना आ गया। क्या किया हमने, पीआरटी देखा,
प्रपोज डिविडेंड, इंतरिम डिविडेंड, रिफंड ऑफ टैक्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, जो चीजें हैं उन्हीं को लिखना है, जो नहीं है उनके पीछे परेशान नहीं होना है। अब हम देखेंगे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे हम। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में पहला पॉइंट आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो हमने फाइंड आउट कर लिया, इसकी वैल्यू यहां पर आ गई। अब क्या चीजें आएंगी, उसमें ऐड करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या लेते हैं, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो नॉन कैश क्या होते हैं, डेप्रिसिएशन क्या है, नॉन कैश है, अमोर्टाइजेशन क्या है, नॉन कैश है। प्रॉफिट तो कम हो रखा है लेकिन कैश कम हुआ नहीं, तो प्रॉफिट को कैश के बराबर ले जाने के लिए उसको प्लस करते हैं, इसलिए ऐसी चीजें प्लस हुई। नॉन कैश एक्सपेंसेस जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर से हमारा प्रॉफिट तो कम हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, लेकिन क्या कैश कम हुआ नहीं, इसलिए इसको प्लस करते हैं। तो यहां आपको एक फॉर्मेट, आपको मैं ये सब लंबा सा याद नहीं करना, आपको याद करना है डायल, DIAL, डायल। कहां डायल करना है, फोन डायल करते हैं तो डायल में क्या आएगा, पहला पॉइंट डेप्रीसिएशन, D फॉर डेप्रीसिएशन, I फॉर इंटरेस्ट ऑन बारोइंग, चाहे वो लॉन्ग टर्म बारोइंग हो चाहे वो शॉर्ट टर्म बारोइंग है, बारोइंग पर जाएंगे। अगला पॉइंट होता है A स्टैंड फॉर एमोर्टाइजेशन। अगर आपकी कोई इंटेंजिबल एसेट कम हो रही है तो इसे एमोर्टाइजेशन बोलते हैं। ऐसे गुडविल 40 से 30 हो गई, एमोर्टाइज हो गई, बट वही गुडविल बढ़ रही तो यहां नहीं आएगी, वो इन्वेस्टिंग में चली जाएगी। गुडविल हमारा एसेट है, इन्वेस्टिंग में आएगा, लेकिन गुडविल कम हो रहा है, पेटेंट कम हो रहा है, तो इसे हम कहां लिखेंगे, एमोर्टाइजेशन में। अगला पॉइंट होता है L स्टैंड फॉर लॉस। लॉस, कोई एसेट बेचते हैं तो लॉस होगा तो भी यहां पर आएगा, बाकी चीजें वो आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो डायल आप जाइए DIAL। अब आगे आएंगे हम, माइनस क्या करेंगे हम, तो माइनस करेंगे हम इसमें से ग्रिड, GRID। फोन कहां करना होता है, ग्रिड में, कि भैया हालत खराब है, लाइट बहुत प्रॉब्लम कर रही है, तो ग्रिड। ग्रिड G फॉर आ गया गेन, कोई एसेट बेचेंगे तो आपको गेन हो रहा है तो उसे माइनस करेंगे। रेंट मिला है तो उसे क्या करेंगे हम, रिसीव होना चाहिए। डिविडेंड मिला है माइनस करेंगे, डिविडेंड ऊपर में था, वो पेड था, वो पेड वाला किसका पार्ट होता, फाइनेंसिंग का। तो ये चीजें हम यहां पर क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। अगर आप इनकम स्टेटमेंट लेते हो तो ये चीजें आती हैं अदर इनकम में, इनकम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के नीचे अदर इनकम आता है, वही चीजें होती हैं, इनको हम क्या करते हैं, माइनस। मैंने इंक्रीज एंड डिक्रीज इन प्रोविजन लिखा है, तो प्रोविजन भी नॉन कैश आइटम होता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। बढ़ रहे हैं तो नॉन कैश इसलिए ऊपर प्लस होगा, और घट रहे हैं तो प्लस हो जाएंगे। मेन आपको डायल और ग्रिड याद रखना है। नेक्स्ट आइटम प्लस माइनस करने के बाद जो आंसर आता है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हमने क्या जोड़ा, डायल, क्या माइनस किया, ग्रिड, तो क्या आ गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम क्या प्लस माइनस करेंगे, हम प्लस करेंगे, ऐड क्या क्या हो रहा है, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, क्योंकि लायबिलिटी का डायरेक्ट रिलेशन होगा, लायबिलिटी बढ़ी तो कैश बढ़ गया, लायबिलिटी कम हुई तो कैश कम हो गया। तो यहां अगर कोई लायबिलिटी बढ़ रही है तो प्लस करेंगे, यही लायबिलिटी कम हो रही है, डिक्रीज कर रही है, माइनस करेंगे, लेस में आ गया। और एसेट का इनवर्स रिलेशन होता है, एसेट कम तो कैश ज्यादा, कैश भी तो एसेट है ना, अगर एक एसेट बढ़ेगा दूसरा एसेट कम होगा। तो अगर एसेट कोई और एसेट बढ़ रहा है, करंट एसेट, तो हम क्या करेंगे, माइनस, लेकिन करंट एसेट कम हो रहे हैं तो प्लस। बट करंट एसेट की बात हो रही, करंट एसेट करंट लायबिलिटी बात है, करंट लायबिलिटी में 4 पॉइंट होते हैं तो सारे नहीं दिखने। पहला पॉइंट क्या होता है, शॉर्ट टर्म बारोइंग, नहीं देखना यहां पर। दूसरा पॉइंट ट्रेड पेबल लेंगे, तीसरा पॉइंट अदर करंट लायबिलिटी लेंगे, बट शॉर्ट टर्म प्रोविजन में अगर प्रोविजन फॉर टैक्स है उसको नहीं लेना। 2 चीज नहीं देखना, इंक्री डिक्री में, शॉर्ट टर्म बारोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। इतना करंट एसेट में भी 6 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट होता है करंट इन्वेस्टमेंट, नहीं टच करना। लायबिलिटी का पहला पॉइंट शॉर्ट टर्म बारोइंग, एसेट करंट एसेट का पहला पॉइंट करंट इन्वेस्टमेंट को हम नहीं लेते हैं, क्योंकि वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, और हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को नहीं लेंगे। बाकी सारे एसेट अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो माइनस, कम हो रहे हैं तो प्लस।
इन सबको करने के बाद जो आता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। इसमें हम क्या माइनस करेंगे, टैक्स पेड। तो टैक्स पेड जनरली अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं लेगा प्रीवियस ईयर लेंगे, मैंने अभी समझाया था आपको, ये मैं समझाता हूं फिर से कि कोई मान लो एडजस्टमेंट नहीं है तो प्रीवियस ईयर वाला 24 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यही पेड मान लेते हैं। लेकिन एडजस्टमेंट दे रखा है तो पेड आपके पास 28,000 है बैंक वाला। एडजस्टमेंट है तो अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो पेड यहां से लाएंगे, और नहीं दे रखा तो ये प्रीवियस लेंगे। लेकिन कभी कभी आप देखते हो यही नहीं होता, ये पॉइंट नहीं दे रखा, यहां दे रखा पेड इतना है, तो वही पेड भी हो जाएगा, वही मेड भी हो जाएगा। तो इसके बाद जो हमारा अमाउंट आता है टैक्स पेड के बाद क्या प्लस करते हैं, रिफंड ऑफ टैक्स प्लस करेंगे, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम माइनस या प्लस करते हैं। मैंने समझाया था मैंने ऊपर कि जो भी ऊपर प्लस किए होगे उनको माइनस, जो माइनस किए होगे प्लस। जैसे क्या, इंश्योरेंस क्लेम ऊपर क्या होता है माइनस, यहां क्या हो जाएगा प्लस। लॉस बाय फायर उधर क्या होगा प्लस, इधर क्या हो जाएगा माइनस। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम और एक्सपेंस का जो ट्रीटमेंट ऊपर हुआ था उसको यहां रिवर्ट कर देंगे। कहां था आप देखोगे, यहां पर, यहां था ना एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, प्रॉफिट फॉर टैक्स निकालने के लिए लिखा था आपने ना, वही चीज। तो हमारे पास जो आंसर आया है अभी, ये सब प्लस माइनस करने के बाद उससे क्या बोलते हैं, नेट कैश। प्लस में आ रहा है तो फ्रॉम, माइनस में आ रहा है तो यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो सबसे टफ पॉइंट है आपको आ चुका है। अभी हम इसका क्वेश्चन भी बनाएंगे। बी पॉइंट है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग बड़ा आसान होता है, क्या बनाते हैं, सेल ऑफ एसेट प्लस करेंगे, पैसा आ रहा है, परचेज ऑफ एसेट क्या करेंगे, माइनस करेंगे, पैसा जा रहा है। इसी तरह अगर कोई इंटरेस्ट मिला, डिविडेंड मिला, रेंट मिला, जो ऊपर ग्रिड में माइनस किए थे, यहां क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो सेल एंड परचेज ऑफ एसेट्स प्लस, सेल एंड परचेज ऑफ एसेट्स क्या करेंगे, माइनस। अब इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव हो रहा क्या करेंगे, प्लस, पैसा आ रहा है। तो जो लास्ट में आएगा उसे क्या बोलेंगे, नेट कैश। प्लस में आ रहा था फ्रॉम, माइनस में आ रहा था यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो यहां पर इन्वेस्टिंग में देखते क्या है, इसमें हम केवल एक ही हेड देखते हैं, क्या, नॉन करेंट एसेट। यहां क्या चेक करना है, नॉन करेंट एसेट, और कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है जब इन्वेस्टिंग बनाते हैं। तो अब इसी तरह आएगा नेक्स्ट पॉइंट, फाइनेंसिंग। अगर हम फाइनेंसिंग बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, फाइनेंसिंग में दो ही चीज चेक करना होता है, आपका शेयर कैपिटल और बारोइंग्स। बारोइंग्स में चाहे लॉन्ग टर्म हो चाहे वो शॉर्ट टर्म हो। अगर कैपिटल बढ़ रही है प्लस, कम हो रही है माइनस, बारोइंग्स बढ़ रही है तो प्लस, कम हो रही है तो माइनस, क्योंकि लाइबिलिटी ही तो है ना, डायरेक्ट लेसन होगा, बढ़ रही है प्लस करो, कम हो रही है माइनस करो। जैसे शेयर आपके बढ़ रहे हैं प्लस करेंगे। जैसे क्वेश्चन है आपका, यहां देखिए, यहां शेयर कैपिटल 290 से 430 हो गया तो प्लस करेंगे। यहां बारोइंग्स हमारी कम हो रही है, रिडम्पशन हो रही है, माइनस करेंगे। शॉर्ट टर्म बारोइंग भी है, बढ़ रहा है, प्लस कर दिया, आंसर आ गया आपका। लेकिन इतना ही नहीं करते, कैपिटल और बारोइंग के बाद भी कुछ चीजें होती हैं। वो चीजें क्या है, वो होती हैं डिविडेंड और इंटरेस्ट। इफ यू आर पेइंग डिविडेंड तो यहां पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं माइनस, डिविडेंड पे कर रहे हैं माइनस। देखिए बोला मैंने, यहां पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, डिविडेंड पे कर रहे हैं, माइनस कर दिए, ये तो डिविडेंड की है। शेयर इश्यू कर रहे हैं प्लस। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम बढ़ रहा है तो भी प्लस हो जाता है। मान लो शेयर के रिजर्व सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम है, सिक्योरिटी प्रीमियम वहां नहीं आएगा, यहां आएगा, उसको हम यहां प्लस करते हैं। रिडम्पशन, अगर शेयर और डिवेंचर कम हो रहे हैं तो माइनस करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, रिडम्पशन ऑफ शेयर या डिवेंचर्स। एंड इक्विटी शेयर कम होते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, बाईबैक। बस आपके दिमाग में ये होना चाहिए, शेयर बढ़ रहे हैं प्लस, कम हो रहे हैं माइनस, डिवेंचर बढ़ रहे हैं मतलब बारोइंग्स बढ़ रही है प्लस, कम हो रहे हैं माइनस, डिविडेंड दिए हो माइनस, इंटरेस्ट दिए हो माइनस, शेयर प्रीमियम पे इश्यू किए हो प्लस, रिडम्पशन प्रीमियम पे कर रहे हो माइनस। बस आपका आंसर आ जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। अब 3 एक्टिविटी थे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। तीनों को प्लस माइनस करने के बाद जो आपका आंसर आएगा यहां पर आएगा। इसे क्या बोलते हैं, नेट इंक्रीज या डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। फिर उसमें क्या बोल जोड़ते हैं, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड करेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट।
तो लेकिन अभी अभी आप जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखते हैं वहां कुछ चीजें और प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं जो अक्सर हर एडजस्टमेंट में आती हैं, ये मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप। अगर प्रोविजन फॉर डेप नहीं दे रखा है, मतलब एक्यूमुलेटेड डेप नहीं गिवन है, जैसे इस क्वेश्चन में 60,000 40,000 एक्यूमुलेटेड डेप है, तो हमें क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है। हम केवल मशीनरी अकाउंट बनाएंगे और मशीनरी बढ़ रही है तो मात्र रीजन क्या होता है, परचेज, कम हो रही है तो डेप या सेल। बट यहां एक्यूमुलेटेड डेप दे रखा है, यहां इसका अकाउंट रिक्वायरमेंट है, तो क्या बनाएंगे हम, मशीनरी अकाउंट, और इधर हम बना दे रहे हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं लिखूंगा। बीडीसीडी कितना है, बीडीसीडी 2 लाख और 3,60,000। इस तरह प्रोविजन का बैलेंस कितना है, ओपनिंग है 40, क्लोजिंग है 60। अब क्या बोला है, ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग प्राइस है 34, कॉस्टिंग दे रखा है, एक्यूमुलेटिव कितना है 14, तो बुक वैल्यू क्या आ गई 20। तो आपको मालूम होना चाहिए बुक वैल्यू का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस माइनस एक्यूमुलेटेड डेप। तो कॉस्ट प्राइस यहां कितना है 34, एक्यूमुलेटिव कितना है 14, तो बुक वैल्यू कितने आ गए 20। 20 को आप 26 में बेच रहे हो, क्या हुआ, गेन हो गया। ठीक है, जब मशीनरी बेचते हैं उसका हम एक्यूमुलेटिव कहां ट्रांसफर करते हैं, मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, टू मशीनरी अकाउंट, कितना अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं हमने 14,000। तो यहां पर टू मशीनरी लिख रहे हैं, मशीनरी में क्या लिखेंगे, बाई एक्यूमुलेटेड डेप, कितना अमाउंट आ गया 14,000। जो मशीनरी बिकी बेची जाती है उसका एक्यूमुलेटेड डेप कहां आता है, मशीनरी अकाउंट में आता है। बेच रहे हैं क्या लिखेंगे, बाई बैंक, कितने में बेच रहे हो आप, लिखा है 26,000 में। तो बुक वैल्यू थी कितनी 20, बेच रहे हैं 26 में, क्या हुआ, गेन हो गया, क्या ट्रांसफर करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कितना अमाउंट प्रॉफिट हुआ 6,000, ये क्या है, ये है गेन। अब टोटलिंग करेंगे हम इसकी, कितना अमाउंट आया 40, 360 कितना आ गया 4 लाख। यहां भी कितना लिखेंगे 4 लाख, 4 लाख में 2 लाख 6 माइनस करो कितना 194,000, इसे क्या बोलेंगे, बैंक। तो ये क्या है, ये है परचेज। और ये वाला बैंक क्या था, सेल। इधर भी देखेंगे आप, बीडीसीडी दे रखा है, इधर 60 14 कितना आ गया 74 आ गया। यहां पे कितना लिखेंगे आप 74,000, 74 है, यहां 40 है, तो यहां क्या लिखेंगे, यहां डेप आ गया आपका, क्या आ गया डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना आ गया 34,000। यही वो डेप है जो डायल में जाकर प्लस होता है, ये वाला डेप डेप्रिसिएशन, हमें एक्यूमुलेटिव से कोई काम नहीं है। तो आपको यहां पर आ गया डेप कैसे फाइंड आउट किया, या हमने मशीनरी बेची, खरीदी कितनी, गेन कितना हुआ, ये सारी चीजें आपको काम में आती हैं आगे चलकर। दूसरा क्वेश्चन मैं समझाता हूं इसी में कि सेम क्वेश्चन है बट यहां डिफरेंस क्या है, यहां बुक वैल्यू 34 है, एक्यूमुलेटिव 14,000 और बेच कितने में रहे हो 30,000 में। देखिए आप बुक वैल्यू 34, एक्यूमुलेटिव कितना है 14, कितनी बुक वैल्यू आ गई 20, बेच कितने में रहे हो 30, कितना गेन होगा 10,000 का। सेम है करीब करीब क्वेश्चन, आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। लेकिन यहां पर देखेंगे क्वेश्चन है हमारे पास, यहां पर आपको एक्यूमुलेटेड डेप नहीं दे रखा, केवल कॉस्ट प्राइस दे रखा है। कॉस्ट प्राइस कितना है 40, बेस कितने में 30, यहां आपको डेप दे रखा, हालांकि प्रोविजन मेंटेन किया है तो अकाउंट बनेगा। तो मैं बना के दिखाता हूं आपको, मशीनरी अकाउंट
यहां पर क्या बनाएंगे हम, प्रोविजन फॉर डेप, जिसका नाम एक्यूमुलेटेड डेप ही होता है। तो मशीनरी का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं। ओपनिंग बैलेंस कितना है, 2 लाख। सीडी कितना आया, 360। यहां पर बीडी आ गया, कितना आ गया बीडी, 40,000। सीडी कितना आ गया, 60,000। यहां पर डेप दे रखा है आपको, एक्यूमुलेटेड डेप नहीं, डेप इधर आता है, मालूम है आपको डेप कितना आ गया, डेप आ गया 35। कुल टोटल कितना आ गया, 75,000। यहां पे कितना लिखेंगे हम, 75,000। यहां पे क्या लिखेंगे, टू मशीनरी अकाउंट लिखेंगे। यहां पर कहां ट्रांसफर करेंगे इसको, मशीनरी में, टू मशीनरी अकाउंट। कितना ट्रांसफर करें मशीनरी में, 15,000। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, बाई एक्यूमुलेटेड डेप दैट इज 15,000। बेच कितने में रहो, बेच रहे हैं हम 30,000 में। बैंक में कितना अमाउंट आ गया, 30,000। अब आप देखोगे प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो आप देखिए यहां पर क्या दे रखा है, आपने यहां पर मशीनरी की कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 40, एक्यूमुलेटेड कितना है, 15, तो बुक वैल्यू कितनी बची, 25। बेच कितने में रहे हो, 30 में, तो कितना गेन हुआ, गेन इस साइड में आता है, कितना अमाउंट है, 5,000। टोटलिंग करें यहां पे 4 लाख आ गए, 4 लाख आ गया। तो यहां पर टू बैंक में कितना आ गया, 195,000 आ गया। तो आपको एक कुछ क्वेश्चन थे कि एक्यूमुलेटेड डेप दे रखा, डेप फाइंड आउट कर लेंगे, डेप दे रखा, एक्यूमुलेटेड फाइंड आउट कर लेंगे। अब ठीक है, ये सब करने के बाद हम एक क्वेश्चन भी देखेंगे कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही है। तो पहला पॉइंट आपको फाइंड आउट करना होता है, मैं इसी फॉर्मेट से आपको सिखाता जाऊंगा। ये फाइंड आउट करना होता है पीआरटी, प्रॉफिट रिजर्व टैक्स वैल्यू, मैं यहां पुटअप करता जाऊंगा, आप इसको देखते जाएंगे। तो पहला पॉइंट है प्रॉफिट रिजर्व टैक्स। क्वेश्चन उठाते हैं हम, ये क्वेश्चन हमारे पास, प्रॉफिट कितना है, तो रिजर्व सरप्लस में दे रखा है, तो रिजर्व सरप्लस में जाएंगे हम। तो प्रॉफिट है कितना, ये है प्रॉफिट ना, 1 से 250 हो गया। करंट ईयर प्रॉफिट कितना हुआ, 150। यहां लिखेंगे 1,50,000 आ गया आपका। रिजर्व है कि नहीं है, चेक कर लेते हैं क्वेश्चन में। ये देखिए इसके नोट्स टू अकाउंट में जनरल रिजर्व है, 60 से 150 हो गया, कितना गया रिजर्व, 90,000। आप बोलो कैसे निकाल रहा हूं, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। अब आते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है, ये देखते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स है ना, लायबिलिटी में है ना प्रोविजन फॉर टैक्स। बस क्या इसकी एडजस्टमेंट है, नीचे देखेंगे, है ना, मेड दे रखा है। तो आपको अभी तो अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, मेड दे रखा है, तो मेड में अमाउंट कितना अमाउंट है, मेड ही अमाउंट आता है। मेड कितना दे रखा है, 32 में यहां प्यार से लिख सकते हैं कि यहां पर प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है, 32,000। तो 3 चीज मालूम हो गई में। अगला पॉइंट आता है हमारे पास, एडजस्टमेंट देखना वाली होती है, पीआरटी के बाद एडजस्टमेंट देखते हैं। यहां पर क्या देखते हैं, रिफंड ऑफ टैक्स है। आप बोलोगे नहीं है सर। डिविडेंड है ना, अंतरिम डिविडेंड कितना है, 30,000। प्रपोज डिविडेंड है, नहीं है, तो अंतरिम डिविडेंड लिखेंगे, कितना लिखेंगे हम, 30,000। तो यहां पर अंतरिम डिविडेंड आ गया 30,000। प्रपोज डिविडेंड है, नहीं है। रिफंड ऑफ टैक्स है, नहीं है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, नहीं है। ये आपका आंसर आ गया। कितना अमाउंट आ गया, जोड़ लेते हैं। एक तो 3 जीरो आ गए, फिर 2 आ गया, फिर 3 3 6 9 6 15 15 15 30, 3,02,000 आ गए हमारे आंसर। 3,02,000 आप लिख दीजिए। तो पहला पॉइंट कैश फ्लो में आपको आंसर मिल गया। कैश फ्लो स्टेटमेंट में पहला आपका आंसर है 3,02,000। इनको अच्छे से लिखो भाई, 3,02,000। मेरी राइटिंग थोड़ी सी पुअर है और बाकी सब ठीक है। अब आते हैं डायल, डेप्रिसिएशन। आप बोलोगे सर डेप्रिसिएशन कैसे बनाएंगे, अकाउंट बनाएंगे आप। क्वेश्चन में देखिए आप बोल रखा है ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी बुक वैल्यू कितनी थी, 50, एक्यूमुलेटेड डेप कितना था, 12, सोल्ड किया 40,000 में। अब मशीनरी फिक्स्ड अकाउंट दे रखा ना, क्या इसका कोई एक्यूमुलेटेड डेप कहीं मेंटेन कर रखा है,
बिल्कुल नहीं मेंटेन कर रहा है। क्या बनाएंगे? केवल हम बनाएंगे मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम? मशीनरी अकाउंट। मैं मशीनरी अकाउंट बनाकर आपको दिखाता हूं। ये एसेट है BD CD। तो मशीनरी के एक बार देखते हैं बैलेंस है कितना। मशीनरी में फिक्स सेट है 3 लाख 2 लाख, ठीक है। 3 लाख और 2 लाख है। BD है 3 लाख, CD है 2 लाख। यहां पे क्या लिखेंगे हम? डेप दे रखा है नहीं दे रखा, पढ़ते हैं क्वेश्चन में। बोला है केवल एक मशीनरी बुक वैल्यू कितनी थी? 50। बुक वैल्यू से मतलब है, एक्यूमुलेट डेप से कोई मतलब नहीं है। सोल्ड किया 40 में, लॉस कितना हुआ? 10,000 का। तो बुक वैल्यू 50 है, बेच रहे हैं 40 में, तो बैंक में कितना लिखेंगे? 40। बैंक में हमने लिख दिया 40। बुक वैल्यू थी 50, लॉस कितना हुआ? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कितना अमाउंट आ गया? 10,000। एक चीज आपको मिल गई, लॉस भी मिल गया। यहां पे क्या लिखेंगे? टू बैंक, कितना अमाउंट आया? जोड़ लें यहां पर 2,50,000। बट यहां साइड में 3 लाख आया ना, टू बैंक आएगा नहीं। यहां पे लिखेंगे 3 लाख। यहां पे कितना लिखेंगे? 3 लाख। 3 लाख में 250 माइनस करें, डिफरेंस कितना आ गया? 50,000 का। ये आपका क्या है? डेप है। यही आपका करंट डेप है। डेप मिल गया आपको और लॉस भी मिल गया आपको, ठीक है। तो अगर हम जब क्वेश्चन में आ रहे थे, डेप डेप हमारे पास कितना था? डेप हमें मिल गया था कितना? 50,000 का। लॉस कितना था? लॉस यहां पर कॉलम बना रखा है 10,000 का, आप चेक कर सकते हैं। डेप 50,000, लॉस 10,000। अब जो पॉइंट आता है अगला हमारे पास, वो क्या होता है? वो होता है हमारे पास इंटरेस्ट और अमोर्टाइजेशन। इंटरेस्ट किस पे लगाते हैं? बोरोइंग्स पर। तो इंटरेस्ट हम ढूंढेंगे, इंटरेस्ट बोरोइंग्स पर, बोरोइंग लाइबिलिटी साइड में आते हैं। तो 10% डिबेंचर दे रखा है। डिबेंचर कब रिडीम कर रहे हैं? शॉर्ट टर्म बोरोइंग पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो यहां पर कब डिबेंचर के बारे में क्या इश्यू डेट दे रखा है? डिबेंचर कब इश्यू के नहीं बता रखा। किस वैल्यू लगाएंगे हम लगाएंगे ओपनिंग वैल्यू पर। अब देखिए क्वेश्चन में ओपनिंग वैल्यू में कितना था? 150। 150 का 10% कितना आएगा? 15,000। तो हमारा जो इंटरेस्ट आया वो कितना आ गया? 15,000। अब अमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट का, तो आप एसेट कॉलम में आइए। क्या कोई इंटेंजिबल एसेट है? गुडविल है। गुडविल 30 से 36 और बढ़ रही है, अमोर्टाइज थोड़ी हुई है। 30 से 20 होते हैं, 28 होती तो हम अमोर्टाइज करते हैं ना, बढ़ रही तो नहीं आएगी। तो गुडविल नहीं आ रही है क्योंकि अमोर्टाइज नहीं हुई। अब हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो हम बोलेंगे, क्योंकि ग्रिड है नहीं, गेन है नहीं, डिविडेंड इंटरेस्ट है नहीं, तो वो क्या आता है हमारे पास? ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। जोड़ लेते हैं 50, 60, 75, 75 जोड़ लेंगे तो 377 आ जाएगा। 377 जो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया वो आया 377, क्योंकि ग्रिड में कुछ नहीं है। इस 377 में हम क्या प्लस माइनस करेंगे? इस 377 हम क्या प्लस माइनस करेंगे? हम आएंगे इंक्रीज डिक्रीज। तो इंक्रीज डिक्रीज में क्या दे रखा? करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी में दो ही पॉइंट थे, शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो कि नहीं लेना, शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी नहीं लेना। तो हम लेंगे क्या? हम एसेट में आ जाएंगे। तो एसेट में क्या दे रखा है हमारे पास वो देखेंगे हम। तो एसेट्स में हमारे पास इन्वेंट्री, इन्वेंट्री क्या हो रही है? बढ़ रही है। एसेट बढ़ेगा तो क्या करेंगे? माइनस। ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहा, क्या करेंगे? माइनस करेंगे। यहां कितना माइनस करना है हमें? 70,000। और यहां कितना माइनस करना है? 370। दोनों माइनस होंगे, दोनों बढ़ रहे हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को नहीं लेते। तो 70 और 370 बढ़ रहे हैं, हम देखेंगे। हम आते हैं फिर से यहां पर क्वेश्चन के पार्ट में।
तो दो चीज माइनस कर रहे हैं, मतलब लिख नहीं रहे हैं, बस डायरेक्ट माइनस करेंगे। 70,000 माइनस करेंगे और 370 माइनस करेंगे, वो लिख लेंगे इंक्रीज डिक्रीज क्या क्या है। तो कुल कितना माइनस हो गया? 440। 440 माइनस करेंगे तो कितना अमाउंट आएगा? माइनस में आएगा जो आंसर आएगा। 440 में 370 माइनस करेंगे, कितना अमाउंट आएगा? 63 आएगा। 440 63,000 आंसर आएगा। तो यहां पर जो आंसर आया है उसे कितना बोला हमने? 63। कैश जनरेटेड कितना आया? माइनस में आया 63। अब क्या करेंगे? रिफंड ऑफ टैक्स है क्वेश्चन में? नहीं है। ये देखिए रिफंड ऑफ टैक्स नहीं था, लेकिन टैक्स पेड तो था ना। टैक्स पेड का अकाउंट बनाना था आपको, आपने बनाया नहीं था, आप अकाउंट बना लिए टैक्स पेड का। प्रोविजन फॉर टैक्स, BD CD। तो BD CD में है कितना? 25 28 25 28। इधर क्या आते हैं? टू बैंक। इधर आते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो मेड था आपको, मेड आपको गिवन था, कितना था मेड? 32। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड दे रखा है 32। मेड में कितना लिखेंगे हम? 32 जोड़िए कितना आया? 57। 57 28 माइनस करेंगे, कितना अमाउंट आएगा? 29,000। यहां जो माइनस करेंगे वो कितना माइनस करेंगे हम? 29 माइनस करेंगे। तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा? 6 2 8 9 92,000 माइनस का आएगा। अब आते हैं इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग बड़ा आसान है। इन्वेस्टिंग में अपने अकाउंट बना रखा है, चेक कर लेंगे। यहां पर ये है सेल और ये परचेज में है नहीं। सेल ऑफ मशीनरी पहला पॉइंट आ गया, तो क्या लिखेंगे हम इन्वेस्टिंग पहला पॉइंट? सेल ऑफ मशीनरी। कितना अमाउंट आया था? फिर चेक कर लेंगे कितना अमाउंट था? 40,000। सेल ऑफ मशीनरी में 40,000 था प्लस में। अब और क्या था क्वेश्चन देखते हैं। नॉन करंट एसेट में क्या था? एक तो फिक्स्ड था, परचेज आ गया। गुडविल दूसरा था, बढ़ रहा था, परचेज में माइनस आएगा। गुडविल को माइनस करेंगे। यहां पर कितना है परचेज में? 6,000 माइनस कर दिए हम। परचेज किया माइनस, सेल किया प्लस। तो आंसर कितना आया? यहां पर 34,000 का प्लस में आ गया, क्योंकि और कुछ था नहीं। अब आएंगे हम फाइनेंसिंग की पार्ट में। फाइनेंसिंग में मैंने कहा शेयर कैपिटल और बारोइंग को चेक करना है, तो शेयर कैपिटल को चेक किया जाए। शेयर कैपिटल के नोट्स थे। इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ रही है और प्रेफरेंस शेयर भी बढ़ रही है, दोनों अलग लिखेंगे। प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर 1 लाख, प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर 40,000। मैं दोनों को कंबाइन कर लिख रहा हूं 140। कितना आपका अमाउंट आ गया? 140। प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर, शेयर्स में कितना आ गया? 140 आ गया। अब आते हैं बारोइंग्स को चेक करेंगे। बारोइंग्स में डिवेंचर कम हो रहे थे, कितने कम हो गए? 30,000। तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में कितना अमाउंट आ गया? 30,000 माइनस का। और एक चीज और देखेंगे, हमारे पास शॉर्ट टर्म बारोइंग भी था। सॉरी, शॉर्ट टर्म बारोइंग भी आपकी बढ़ रही थी, इंक्रीज हो रही। प्लस करेंगे, क्या लिखेंगे आप? यहां पे एक चीज और लिख देंगे, हालांकि इसी का पार्ट है, इसका पार्ट नहीं है, प्रीमियम है नहीं क्वेश्चन में। कितना अमाउंट था? 3,000। अब देखेंगे डिविडेंड और इंटरेस्ट, तो डिविडेंड भी था हमारे पास। अगर ऊपर चेक करो आप, कितना डिविडेंड था हमारे पास, चेक कर लेंगे हम। तो डिविडेंड पेड कितना था? ये था अंतरिम डिविडेंड, कितना? 30,000। तो 30,000 माइनस विद करेंगे हम। डिविडेंड पेड कितना अमाउंट आ गया? कहां है डिविडेंड पेड? देखिए ये अंतरिम डिविडेंड पेड कितना? 30,000 माइनस का। प्रपोज डिविडेंड है नहीं, बट इंटरेस्ट था नहीं था, चेक कर लेंगे हम डायल वाले पॉइंट में। तो ये था डायल वाला पॉइंट, इंटरेस्ट भी था। इंटरेस्ट ऑन बारोइंग 15,000 था, ये भी माइनस करेंगे। तो यहीं से चीजें आती हैं। आपने बस इश्यू ऑफ
शेयर देखा बढ़ रहा है, डिवेंचर कम हो रहा, माइनस कर दिया, बोरोइंग बढ़ रहे थे शॉर्ट टर्म, प्लस कर दिया, इंटरेस्ट पे किया, माइनस किया, डिविडेंड पे किया, माइनस किया, आंसर निकाल लेंगे हम। कितना अमाउंट आया? तो 60 143 में से 75 माइनस करो, 68 आ गया। अब इन तीनों को प्लस माइनस करना है। एक था 68 प्लस का, अब उसके ऊपर देखते हैं, एक था 34 प्लस का, 34 प्लस का था, कितना अमाउंट है? 102 माइनस का कितना था? 92, डिफरेंस कितना? 10,000। 10,000 का प्लस में आते, इंक्रीज या डिक्रीज नहीं आएगा। 10,000 प्लस का आ गया। प्लस क्या करेंगे? ओपनिंग कैश, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट चेक करते हैं कितना है, 40 है, 40 प्लस करेंगे, तो 50 हमारा आंसर आ गया। आप आंसर चेक भी कर सकते हैं, हमारा आंसर 50,000 आया है। दैट्स और आंसर। आई थिंक आपको टॉपिक जरूर समझ में आएगा। आप ऐसे ही मेरे साथ अच्छे वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए और अपने मार्क्स को बढ़ाते रहिए। नमस्कार।